नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर के बारे में चर्चा करने के लिए। इंटरेस्टिंग यूँ है कि अक्सर आप लोगों के मन में एक सवाल आता है। सवाल क्या आता है कि जब दो राजनेता मिलते हैं तो आपस में बतियाते क्या हैं, या फिर ये लोग जब आपस में फ़ोन पर बातचीत करते हैं तो ऐसी कौन सी बात है जो इतनी देर देर तक कर लेते हैं। कई बार सुनने में आता है 3 घंटे बातचीत हुई, 2 घंटे बातचीत हुई। अपन से कोई पूछने लग जाए कि और भैया क्या बातचीत चल रही है, या फिर हमसे कोई बातचीत कर भी ले, मुश्किल से 2 लाइन के बाद में अपन यही लाइन बोलते हैं, और बता भाई क्या चल रहा है। लेकिन वास्तविकता में बेनेट की बातचीत जो जेलेंस्की से हुई, बेनेट कौन है बताने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए, नफ्ताली बेनेट इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री, वहीं व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति, इन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई वो अब सार्वजनिक हो गई है। बातचीत ये हुई कि बेनेट जो है वो जेलेंस्की से फ़ोन करके कहे कि यार काहे लड़ रहे हो भैया, सरेंडर कर दो। हैं अब आप पूछेंगे ये बात कहाँ से बाहर आ गई, तो चलिए चर्चा करते हैं। यहाँ पर आपके सामने यरूशलम पोस्ट करके अखबार है इसराइल का, जिसकी न्यूज़ लिखी है, बेनेट एडवाइजेस जेलेंस्की टू सरेंडर टू रशिया, जेलेंस्की रिफ्यूजेस। ये चेहरा भी बहुत ही बेचारे का ऐसा बनाया गया है कि क्या बताया जाए। मतलब ये अब आप पूछेंगे कि कब बेनेट ने फ़ोन कर दिया सर, ये तो बताइए। सारी बातें गिन गिन के बताएंगे। मैंने आपको ये भी बताना है कि इजराइल के जो मतलब प्रधानमंत्री हैं, ये यात्रा पर गए थे मास्को, वहाँ से फ़ोन करके इनको कहे थे, वो उस दिन की बात आज बताए हैं यार ये, कि भाई हमको ये तक झेलना पड़ रहा है। यूक्रेन के किसी ऑफिशियल ने कहा कि जेलेंस्की से कहा गया कि पुतिन की डील को मान लो और सरेंडर कर दो। अच्छा, आपको मालूम है ना 3 डील दी थी पुतिन ने, 1 2 3 याद है। नंबर 1 पहला सरेंडर कर दो, नंबर 2 क्रीमिया पर हमारा जो अधिकार है उसे स्वीकार करो, लोहांस और डोनास्क जो एरिया है उनको स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करो, और ये कसम खाओ कि भविष्य में कभी भी नाटो और यूरोपियन यूनियन में नहीं जुड़ेंगे। अच्छा, मैंने आपको थोड़े दिनों पहले ये वीडियो भी बताया हुआ है जिसमें कि ये 2 चीज़ों के लिए तो मान गया है। मतलब किसके लिए? 1.5 चीज़ के लिए मान गया है कि लोहांस और डोनास्क वाला जो क्षेत्र है उसके लिए तो बातचीत करने को हम तैयार हैं, नाटो हम कभी ज्वाइन नहीं करेंगे। क्रीमिया को लेकर के अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। और पहला वाला जो 3 शर्तें थी ना, जो रशिया ने आक्रमण करते ही 24 तारीख के दिन ही रख दी थी कि यूक्रेन को अगर अपनी शाख बचानी है तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारी 3 शर्तें मान लें। उसमें से पहली शर्त थी सरेंडर कर दें जेलेंस्की। अब ऐसी स्थिति में जनाब जेलेंस्की से यही वाली बात नफ्ताली बेनेट ने कही। जब नफ्ताली बेनेट आए थे रशिया की यात्रा पर, तब फ़ोन करके समझाने की जगह उन्होंने इस बेचारे मासूम व्यक्ति को फ़ोन करके ये कहा कि सुनो, सरेंडर काहे नहीं कर दे रहे हो। देख लो साहब, बेनेट रिटर्न टू इजराइल आफ्टर, ये आपके सामने सारी न्यूज़ है। पुतिन के उससे मिल के आए थे, जर्मनी के स्कॉल्ज से मिल करके आए थे। इजरायली प्राइम मिनिस्टर मीट पुतिन इन मास्को टू डिस्कस यूक्रेन क्राइसिस, और साहब इन्होंने वहाँ पर जो कहा वो सारी बातें आपके सामने हैं। बाय द वे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि नफ्ताली बेनेट और व्लादिमीर पुतिन की हाल ही में मुलाकात हुई है। हाल ही में मुलाकात में नफ्ताली बेनेट एक दिन सरप्राइज विजिट पर मास्को पहुंचते हैं और वहां पहुंच करके 3 घंटे तक आपस में बैठ के बतियाते हैं। आप में से बहुत से लोगों के मन में क्यूरोसिटी होती है कि यार ये आपस में बोलते क्या हैं इस समय, घर पर सब ठीक ठाक तो है ना, सब बढ़िया तो चल रहा है ना, बातचीत क्या होती है, ये बहुत क्यूरोसिटी है। अक्सर राजनेताओं से इंटरव्यू जब लिए जाते हैं पूछा भी जाता है कि सर आप लोग बोलते क्या हैं, बातचीत क्या करते हैं। एनीवे, इनके बीच में जो भी बातचीत रही होगी उस बातचीत के तो खैर नज़ारे बाहर नहीं आए हैं, लेकिन पुतिन के कहने पर नफ्ताली बेनेट ने जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो कह जरूर दिया है। रिपोर्ट का कहना है कि बेनेट ने पुतिन से बातचीत करी कि इजराइल और जूइश कम्युनिटीज़ जो यूक्रेन में रह रही हैं उन पर आपका क्या मत है। ऐसी स्थिति में पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के अंदर, पुतिन टोल्ड बेनेट नॉट टू प्रोवाइड, पुतिन ने बेनेट से कहा कि आप लोग जो है ना वो कृपया करके अपने द्वारा किसी भी प्रकार की मिसाइल या फिर एंटी मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट जैसी कोई भी वेपन जो है वो मत पकड़ा देना यूक्रेन को। ये किसने कहा? पुतिन ने बेनेट को समझाते हुए कहा। अब ये बात निकल करके आती है जनाब 8 मार्च की। अगर आपको याद हो तो ज़रा ध्यान से देखिए। नफ्ताली बेनेट लिख रहे हैं कि मेरी, माफ़ी चाहूँगा, ये जो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं ये लिख रहे हैं कि मेरी नफ्ताली बेनेट से बात हुई है और धन्यवाद इजराइल के मतलब प्रधानमंत्री की, आपने हमारे बीच में मध्यस्थता करने का प्रयास किया। और इन्होंने कहा कि डिस्कस्ड वे टू एंड दी वॉर एंड वायलेंस। ये 8 तारीख का जो ट्वीट है उसके बाद में आज जा कर के, जब तारीख जो है वो 12 मार्च हो चुकी है, 4 दिन बाद ऐसा क्या हुआ। देखिए, नफ्ताली बेनेट ने उस दिन तो धन्यवाद दे दिया और ये कहा कि हम लोगों ने आपस में बातचीत करी कि युद्ध कैसे समाप्त होगा। देखिए, वास्तविकता तो यही है कि बात तो यही की भी थी, लेकिन किसी ने इनसे पूछ लिया कि सर आप एक बात बताइए, आप एक मजबूत मतलब राष्ट्रपति हैं,
2 बच्चों के फादर हैं आपने कह रखा है, और आपने कहा भी है कि आप जो है वो किसी से डरते नहीं है टाइप से। तो सर आप एक बात बताइए, बात क्या की है? तो ऐसी स्थिति में व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि यार देखो, युद्ध खत्म करने की कहा युद्ध कैसे खत्म होगा? बोले, उन्होंने कहा कि सरेंडर कर दो, और मैं सरेंडर करना नहीं चाहता। ये न्यूज़ बन करके आ गई। प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट टोल्ड कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को हम ऑफर कर रहे हैं कि वो पुतिन का बात मान लें, और बात मान करके जो है बातों को संभाल लें। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि यार यदि मैं तुम्हारी जगह होता ना, इफ़ आई वर यू आई वुड थिंक अबाउट द लिविंग लाइव्स ऑफ माई पीपल एंड टेक दी ऑफर। यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इस ऑफर को स्वीकार कर लेता, ऐसा बेनेट ने यूक्रेन के प्रधानमंत्री से कहा। हालांकि ये बात किसी के गले नहीं उतरती है कि क्या इजराइल ऐसा कह सकता है, क्योंकि इजराइल वो देश है जो कि किसी भी प्रकार से, अब कहने का मतलब किसी से पिट के नहीं बैठ सकता, अब ये वो वाला देश हो चुका है। हालांकि पता नहीं क्यों बेनेट ने ऐसी लाइन कही है, तो खैर बेनेट जाने, लेकिन ये बात निकल करके आई है, ऐसा रिपोर्ट्स का कहना है और सरकारी सूत्रों का भी कहना है। बेनेट ने कहा कि बेनेट टोल्ड अस टू सरेंडर, लेकिन वी हैव नो इंटेंशन टू डूइंग सो। हमने लेकिन इस प्रकार से किसी भी प्रकार से सरेंडर करने से इनकार कर दिया है, हम ऐसा कुछ भी प्लान नहीं कर रहे हैं। आपको मालूम होगा पुतिन ने अर्ज किया है यूक्रेन की आर्मी से कि यदि आप लोग युद्ध को रोकना चाहते हैं तो जो वर्तमान में नाजी प्रकार के लीडर्स आपके देश में हैं, यूक्रेन की सेना को कहा था पुतिन ने, ये मैंने वीडियो पे किया हुआ है, आपको यदि याद हो तो कुछ दिनों पहले 26 फरवरी के दिन मैंने किया था। तब पुतिन ने कहा था कि यदि आप युद्ध रोकना चाहते हैं तो आप अपने देश में बैठी हुई सत्ता को परिवर्तित कर दीजिए, ठीक है। और साथ में ये भी कहा कि इजराइल को, कि यूक्रेन की आप किसी भी प्रकार से मिलिट्री और डिफेंस में मदद मत करिए, क्योंकि अगर आपने ऐसी मदद करी तो युद्ध खामखा बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में यूक्रेन का जो प्रभाव है वो निश्चित ही मतलब परेशान करने वाला है। यूक्रेन प्रभावित हुआ होगा इन सब बातों से। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक लाइन पढ़ाई थी, ये घटना है आज से 2 दिन पहले की, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि यूक्रेन जो है वो समझौते को राजी हो गया है और नाटो की सदस्यता नहीं लेगा। आप पूछेंगे कि सर ऐसी कोई न्यूज़ थी क्या? बिल्कुल थी। 3 शर्तों में से 2 शर्तें तो इसने मान ही ली थी ना। कौन सी 2 शर्तें मान ली थी इसने? देखिए, इसने खुद ने एक इंटरव्यू के अंदर कहा था जेलेंस्की ने कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हूँ। किस बात को लेकर के? कि जो भी लोहांस और डोनास्क रीजन है उनके अंदर मैं बात करने को तैयार हूँ, साथ में मैं नाटो की सदस्यता भी नहीं ग्रहण करूंगा। यानी एक प्रकार से 3 शर्तों में से 1.5 शर्त तो इसने तभी मान ली थी। अब सरेंडर की सुर्खियां आना शुरू हो गई हैं, तो लगता है कि यूक्रेन जो है कुछ ना कुछ तो ऐसा स्टैंड लेगा जिसकी वजह से इसके देश में हो रहा जो नुकसान है उससे रोका जा सके। हालांकि युद्ध काफ़ी लंबा खिंच गया है, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना लंबा युद्ध खिंचेगा। अब ऐसी स्थिति में दुनिया का कोई भी देश कोई स्टैंड लेता हुआ दिख भी नहीं रहा है, तो कहना बहुत मुश्किल होगा कि युद्ध किस दिशा में आगे जाएगा। लेकिन पीएमओ का कहना है कि जेलेंस्की जो है उनको पुतिन का ऑफर दिया गया है, और अगर वो मान लेते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। हालांकि नफ्ताली बेनेट को भड़काने का प्रयास व्लादिमीर जेलेंस्की ने खूब किया था। आप पूछेंगे कैसे? क्या हुआ? 6 मार्च के दिन जो है इन्होंने प्रॉपर तरीके से, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने इनको उकसाया। किसको उकसाया? इजराइल वालों को। कैसे कैसे उकसाया? इनसे कहा कि देखो इजराइल वालों, तुम्हारे मेमोरियल के ऊपर रूस की फोर्सेस ने गोले बरसाए हैं जिससे 5 लोग मर गए। ये घटना है 2 मार्च की। क्या है? यूक्रेन के राष्ट्रपति ने उन दिनों इजराइल को अपने समर्थन में लेने के लिए खूब वो चले थे तरीके, और तरीके में क्या चला था? उन्होंने ये कहा कि इजराइल के लोगों, आप लोगों का जो होलोकॉस्ट है जो कि यूक्रेन में बना हुआ है उस पर गोले बरसाए रूस ने। ऐसी स्थिति में सभी यहूदियों को एक हो जाना चाहिए। आप जानना चाहेंगे कि ये होलोकॉस्ट क्या है? देखो बेटा, बात ऐसी है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था ना, उस समय जर्मनी बहुत पावरफुल स्थिति में था। पावरफुल स्थिति में इतना था कि हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी मतलब लगातार एग्रेशन करता हुआ अंदर घुसता जा रहा था, और वो घुसते घुसते यूक्रेन के अंदर तक आ गया था। उस समय यूक्रेन जो था वो सोवियत यूक्रेन हुआ करता था। सोवियत यूक्रेन का मतलब हुआ कि यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था। अब सोच के देखो कि वो इतना एग्रेसिव तरीके से हिटलर अंदर चला आ रहा था। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि हिटलर की हार की एक बहुत बड़ी वजह उसका सर्दी का कैलकुलेशन ना कर पाना भी था, और वो इतना तेज़ी से अंदर चला आ रहा था कि उसे रशिया की सर्दी नहीं पता थी। आपको मालूम होगा कि आप जब भी अभी भी कोई इमेज देखते हैं युद्ध की, तो उसमें यूक्रेन के अंदर आपको बर्फ़ दिखाई पड़ती है, रशिया के अंदर आपको बर्फ़ दिखाई पड़ती है।
जब जर्मनी चला आया तो हिटलर ने देखा कि यार यहाँ तो गजब ठंड है, युद्ध लड़ेंगे कैसे। और वहाँ पर जो रशियन फोर्सेज हैं वो इस तैयारी में थे कि बेटा तुम सर्दी में बेहाल हुए और हम जो है वो तुम्हारा हाल वैसे ख़राब कर देंगे, क्योंकि तुम ठंड में मरोगे और हम तुमको गोलियों से मारेंगे। तो सोवियत के अंदर तक जब जर्मनी घुस आया था, उस समय हिटलर की सेना ने आदेश दिया किनको, यूक्रेन के लोगों को, और विशेष रूप से नाजियों को, यहूदियों को, क्योंकि उस समय यहूदी लोग जो थे ना वो इजराइल में भी रहा करते थे। यहूदियों का बहुत बड़ी संख्या में मैसेकर तो जर्मनी के अंदर हुआ ही था, लेकिन इसके अलावा हिटलर ने कहा कि जो यहूदी यहाँ जिंदा रहना चाहता है यूक्रेन में, तो ऐसी स्थिति में हिटलर की सेना ने आदेश दिया कि या तो तुम लोग हमें रजाई गद्दे कंबल वगैरह दे दो, और अगर बेटा तुमने ठंड से बचने का हमारा जुगाड़ नहीं किया तो गोलियां खाओ। और ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि लगभग 33,000 यहूदियों को मारा गया था। कहाँ पर? कीव के अंदर 33,000 यहूदियों को इस घटना में मारा गया था। ये घटना थी सितंबर 29-30, 1941 की। इसे बेबिन यान रेवाइन की घटना के नाम से जाना जाता है। बड़ी मात्रा में यहूदियों को हिटलर की सेना के द्वारा मारा गया था, नाजियों के द्वारा मारा गया था, ठीक है ना। तो उस समय की ये जो घटना है ना, उसकी याद में यहाँ पर, कहाँ पर, यूक्रेन की राजधानी कीव में एक होलोकॉस्ट, एक मेमोरियल बनाया हुआ है, और इस मेमोरियल के ऊपर जो है गोला गिरा। इस मेमोरियल के ऊपर गोला गिरा। ये मेमोरियल जो है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जिसके बगल में खड़े हैं, यही जगह है वो जिसके ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं नुकसान हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं, ये यहूदियों को याद दिला रहे हैं कि देखो तुम्हारे ऊपर जिस प्रकार से हमले हुए थे, वैसे ही हमले तुम्हारी, उस एक तरह से समझ लो कि डेड लोगों की जो प्रतिमा लगी है वहाँ पर फिर से हुए हैं, तो सभी यहूदी एक हो जाओ। ऐसा कह के इन्होंने, ज़ेलेंस्की ने ज्यूज को आह्वान दिया था कि इरेज, जो रशिया इरेजेस यूक्रेन, नाजिज्म इज बॉर्न इन साइलेंस, कि नाजीवाद वापस से आ रहा है, देख लो तुम लोगों को ख़त्म करने के लिए ये लोग वापस आ रहे हैं। तो सभी यहूदियों से कहा जाता है कि वो सब एक होकर फिर से लड़ने आ जाएं। हालांकि बेनेट ने इनको उल्टा समझा दिया। अब ये बात अलग है कि बेनेट ने क्यों समझाया, ये तो बेनेट ही जाने, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर ये जानकारी समझ में आ गई हो तो बहुत बढ़िया। एक काम कर रहे हैं हम लोग, कल संडे के दिन सुबह 10 बजे हम लोग एक वो रखते हैं, लाइव सेशन रखने जा रहे हैं। कहाँ पर? अनअकैडमी पर, है ना। तो अनअकैडमी की यूपीएससी कैटेगरी के अंदर हम लोग आपके लिए एक लाइव सेशन रखने जा रहे हैं, और स्पेशल क्लास है, फ्री स्पेशल क्लास है। उसके अंदर आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज़ करके एंट्री करिए। काफ़ी दिन हो गए आप लोगों से बातचीत किए हुए, पहुँचिए। कुछ पढ़ाई लिखाई संबंधी भी बातें वहाँ पर हो जाएंगी, और अपने जो विद्यार्थी हैं उनसे भी लाइव संवाद हो जाएगा। यूज़ माई रेफरल कोड अंकित 10। इसके अलावा स्पेशल क्लास के अंदर हम लोग जो इतने दिनों से पढ़े हैं उससे संबंधित जो भी सवाल बने हैं उनका भी एक प्रॉपर तरीके से डिस्कशन हो जाएगा। हम ये डिस्कस करेंगे कि यूक्रेन क्राइसिस पे कितने प्रकार के सवाल बन सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से विद्यार्थियों के साथ में उस तरह का कोई संवाद नहीं हुआ है। तो यूक्रेन क्राइसिस को लेकर के जितने भी प्रकार के सवाल संभव हैं, रविवार तारीख हुई 13 मार्च सुबह 10 बजे एक इस तरह का अपन सेशन रखते हैं जिसमें कि संभावित सवाल जितने भी बन सकते हैं उनका चर्चा वहाँ पर हो जाएगी, है ना। तो बी ऑन टाइम, आपको लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा मैं, आप पहुँच जाइए। यूज़ माई रेफरल कोड अंकित 10 टू अवेल 10% डिस्काउंट एंड फ्री एक्सेस, ठीक है। यूपीएससी कैटेगरी में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो यूज़ माई रेफरल कोड। और साथ में ना इस बार 27 मार्च को एक बहुत बेहतरीन टेस्ट होने जा रहा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन वगैरह सब उपलब्ध है हमारे पास, और यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो लोन फैसिलिटी भी उपलब्ध है। दैट मीन्स कि आपको इतना अल्टीमेट जो कोर्स है वो आपको इजी ईएमआई ऑप्शंस के माध्यम से मिल जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना